सपा ने 6 सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा करती है। यहां बहुत सीधा सवाल है मेरा उत्कर्ष के क्या सपा और कांग्रेस के बीच उपचुनावों में वो तालमेल दिखाई देगा जो लोकसभा चुनावों में दिखा था? देखिए, इसके लिए ना हमको कुछ बैठकों का इंतजार करना होगा। मेरे पास जो इनपुट है, एक दो जानकारियां मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी, मैं फिर कर देता हूँ कि एक तो दोनों ही पार्टियों की चुनावी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है वरुण। कांग्रेस का की जो लोकल यूनिट है, यानी प्रदेश यूनिट जो है, वो तो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 सीटों पर चुनाव जीती थी, बाकी बची 5 हमको मिल जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र इन राज्यों पर सीट मिलने की हालत में ही कांग्रेस को कुछ सीटें यहाँ पर देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछली बार भी कहा था कि 3 तरीके के समीकरण हैं जो हमको लगातार दिखाई दे रहे हैं। एक कि हो सकता है दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन ना हो और दोनों पार्टियां अपनी अपनी क्षमता के आधार पर चुनाव लड़ती दिखाई दे। दूसरा, इन दोनों पार्टियों में कुछ एक सीटों पर समझौता हो जाए और कुछ एक सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को भी मिले जहां पर दोनों में सहमति नहीं बनती। तीसरा ये कि इस मामले में दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वो इंटरवीन करें, दिल्ली में बैठ के हों, राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के हों और उसके बाद एक सुलह समझौता दिखाई दे जो कि शायद गठबंधन की शक्ल में हो सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ही आखिर में इंटरवीन करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूनिट कांग्रेस की नहीं तय कर सकती कि आपको महाराष्ट्र में या हरियाणा में कोई सीटें देनी है नहीं देनी है। वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है। तो ऐसे में हमको इस बात का बहुत ध्यान देना होगा कि क्या हो सकता है। अब दूसरी बात, इसी में जो दूसरा पक्ष आ जाता है वरुण, वो ये कि किस तरीके से एक जो आपने पूछा कि क्या सामंजस्य होगा। देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने भी इन सभी 10 सीटों के लिए अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है और कई बड़े ऐसे नेता हैं। देखिए, अगर मैं मिल्कीपुर का एक उदाहरण ले लूं तो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं। तो अ, अखिलेश सिंह जो कि देवरिया से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार सांसदीय का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वो कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। अखिलेश सिंह के बारे में एक चीज कही जाती है कि जब वो विधायक भी थे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनको बड़ा सहयोग मिलता था। भले ही वो कांग्रेस के विधायक थे लेकिन उनके विकास कार्य नहीं रुके थे। तो ऐसे में एक चीज ये हो सकती है कि हो सकता है एक सामंजस्य लोकल लेवल पर नेताओं की आपसी ट्यूनिंग का देखने को मिले। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां अलग है। अगर पार्टियों में एका नहीं होगा तो जो प्रभारी बने हैं वो भी अपनी अपनी पार्टियों को जिताने पर काम करेंगे। प्रभारियों की नियुक्ति इसलिए भी की गई, उसका एक कारण ये भी है कि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर एक्टिव दिखाई दे रही है, मंत्रियों की टीम बन गई, खुद मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, दो सीटों की जिम्मेदारी निभाते दिखाई दे रहे हैं, संभालते दिखाई दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री लगातार। और मेरी जानकारी में वो अगले हफ्ते 18 तारीख को शायद फिर मिल्कीपुर जाएंगे। तो 2 हफ्तों के भीतर ये तीसरा दौरा होगा उनका अयोध्या का। वरुण, पिछले 2 दौरों पर भी खबरें निकली थी और हमने उसको कवर किया था। अब ये सूत्रों के जरिए, लेकिन मेरे पास जो जानकारी मिल रही है कि 15 अगस्त के ठीक बाद, यानी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के ठीक बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उनका अयोध्या का कार्यक्रम बन रहा है। उसको देखते ठीक हुए है। सपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है उत्कर्ष, सपा और कांग्रेस की बात तो आपने बता दी। मायावती की इन चुनावों को लेकर, उपचुनावों को लेकर तैयारियां क्या हैं? देखिए, रविवार को मायावती ने अपनी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम उपचुनाव पे लड़ने जा रहे हैं। जानकारी पहले से थी लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी उनसे इस बात को दोहराया। जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि उस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर या नाम पर तक डिस्कशन हुए हैं। संभावित रूप से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई लिस्ट नहीं आई, लेकिन उस पर नामों पर मंथन बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दिया है। दूसरा, मायावती ने यह भी कहा है कि हमको दमखम से इन चुनावों में जाना है, उसका कॉम्बिनेशन से लेकर तमाम बातों का ध्यान रखना है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मायावती आक्रामक हुई हैं, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे वो कई और विषय हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़े विषय हो, चाहे वो संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियों की बात है, जिस तरीके से हर मसले पर वो हमलावर हैं, जो एक क्विक रिएक्शन उनकी ओर से देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा है इन बातों को जमीन पर लेकर जाइए कि आरक्षण और संविधान के नाम पर आपका वोट मांग लिया गया, लेकिन आरक्षण और संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ रही है या जो पार्टी सबसे पहले स्टैंड ले रही है वो बीएसपी है। तो वो ग्रास रूट पर जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों से बीएसपी को बहुत सफलता नहीं मिली। एस वन का संगठन थोड़ा सा शिथिल है, तो उनको कितना फायदा होता है वरुण, या कितना वो संगठन मजबूती से मैसेज को जमीन पर ले जा पाएगा और वोटर कितना प्रोमिनेंस दिखाएगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा उपचुनाव जब घोषणा हो जाएगी, पास आएगा, तब वो प्रभाव हम एनालाइज कर पाएंगे।
उत्कर्ष, एक सीट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है वो है मिल्कीपुर सीट। आप अभी उसके बारे में बता भी रहे थे। अयोध्या की ये जो सीट है इसकी कमान समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को दी है। बीजेपी की ओर से सीएम योगी ने ये जिम्मेदारी खुद ली है। इस सीट के समीकरण क्या हैं? और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कांग्रेस के प्रभारी का नाम भी बता दिया कि अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के संसदीय उम्मीदवार रहे और पूर्व विधायक रहे, वो हैं। सीट के समीकरण बहुत साफ है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि सीट पर समाजवादी पार्टी का जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, जो कास्ट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, वो सफलता दे गया था। और वो इस हद तक सफलता दे गया था कि जिस लोकसभा इलाके में राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, वहां से समाजवादी पार्टी का जीत जाना, जनरल सीट है, सामान्य सीट है, और उसके बाद वहां पर एक मतलब आरक्षित वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना और उसके बाद जीत जाना, कहीं ना कहीं मिल्कीपुर इस वक्त प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि अवधेश प्रसाद खुद वहां से विधायक रहे और अब वो सांसद हो गए हैं, तो उनका सीधा कनेक्शन, और इसलिए उनको वहां पर प्रभारी बनाया गया, जो हमारी जानकारी है कि उनका वोटरों से सीधा कनेक्शन है। वो वोटरों से उस कनेक्ट को बनाए रख सकते हैं और वो एक मैसेज और दे सकते हैं प्रभारी के तौर पर कि देखिए ये इस जगह से उनका कनेक्शन टूटा नहीं है, सांसद जरूर हुए लेकिन उस क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए जानकारी और जो आ रही है वो ये कि हो सकता है अवधेश प्रसाद के घर से उनके बेटे को ही समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना दे। चूंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, इसलिए लड़ाई कतई आसान नहीं होने वाली है। उसके बाद जिस तरीके से अयोध्या में एक रेप का मामला भी हमने देखा है क्यों है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर है। और मैं वापस आपसे कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की रणनीति बनाने वालों को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये कि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जो समाजवादी पार्टी के पास है वो ये कि चुनाव दूर है, हो सकता है तब तक अयोध्या का मामला ठंडा हो जाए। बहुत कांटे का मुकाबला होगा वरुण यहाँ पर, और उसका कारण ये है कि जिस सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें थी वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीता, जिस व्यक्ति ने जीता वही प्रभारी है। और जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है वो भाजपा की ओर से प्रभारी है अवधेश प्रसाद बनाम योगी आदित्यनाथ। और ये अपरोक्ष रूप से अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये उपचुनाव भले ही 10 सीटों के उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिहाज से ये कुछ 1% भी नहीं होते हैं, 10% भी नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होंगे। वो वापस में उस सो कॉल्ड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करना चाहता कि आप इसको सेमीफाइनल कहिए, लेकिन ये 27 को लेकर कई सारे मैसेज सियासी तौर पर जरूर देंगे। जी, उत्कर्ष, एक सीट की और बात करते हैं, मैनपुरी की करहल सीट। इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया है और बीजेपी ने इस सीट की कमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी है। इस सीट के समीकरण बताइए उत्कर्ष। करहल से विधायक थे खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो अपने आप जी, समझ आ जाता है कि सीट कितनी महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण और है। समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा गढ़ है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव किसी सीट को चुनते हैं तो वो सीट को चुनते हैं जहां वो कहते भी है कि एक परिवार का नाता बना रहे, वहां इमोशनल वोटर खूब ज्यादा है। और एक अंदर खाने की चर्चा आपको बताता हूँ वरुण, बड़ी दिलचस्प चर्चा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीटों की जिम्मेदारी बांटी गई है, ये कहा जा रहा है कि शायद ब्रजेश पाठक को सबसे मुश्किल सीटें मिल गई, क्योंकि अखिलेश यादव की सीट अगर आप एक बार फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि मिल्कीपुर पर पासा पलटे, लेकिन करहल की लड़ाई बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए। उसका 2 कारण है, जैसा मैंने आपको कहा कि एक तो वो गढ़ है, समाजवादी पार्टी का अपना संगठन, अपने नेता बहुत मजबूत है, और दूसरा वो इमोशनल वोट की सीट भी है, जहां पर उनके जो वोटर हैं वो इमोशनली कनेक्ट हैं परिवार से भी, उन चेहरों से भी। उम्मीदवार कौन होगा, परिवार से भी उम्मीदवार हो सकता है या परिवार के क्लोज उम्मीदवार भी हो सकता है समाजवादी पार्टी की ओर से। भाजपा किसको उतारती है, कौन उस लड़ाई को लड़ने जाता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। कई सारे नाम चर्चाओं में है और मैं उन नामों को इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि वो बहुत सतही नाम है। करहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कश्मकश में है, क्योंकि आपको किसी नेता को तैयार करना पड़ेगा वहां चुनाव लड़ने में। एक सीट और मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं, और मैं जी, कोशिश करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे दर्शकों को हम वो एनालिसिस भी दे दें जो अभी तक चर्चा में छूट गई। वो है अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी। कटेहरी में भी उपचुनाव होना है। महत्वपूर्ण कटेहरी सीट इसलिए है। जी, इंपॉर्टेंट है, जी मैं आपको सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, उसके बाद हम वापस आपके अगले सवाल पर चलेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिन 2 सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मिल्कीपुर, अयोध्या के मिल्कीपुर के बाद दूसरी अंबेडकर नगर की कटेहरी है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई समाजवादी पार्टी की ओर से। कटेहरी से आपको पता है कि प्रभारी कौन बने? कटेहरी से प्रभारी है शिवपाल सिंह यादव। तो समाजवादी पार्टी का वो व्यक्ति जो कि संगठन देखा हो, परिवार का कोई व्यक्ति जो कि प्रभारी बना हो, वो कटेहरी विधानसभा है।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कटेहरी पर दिलचस्पी भी बहुत होगी और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी एक एनालिटिकल रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए, क्योंकि कैसे योगी बनाम शिवपाल वो एक मुकाबला होता है जो हमको सदन में देखने को मिलता था, इस बार भी देखने को मिला, वो हमेशा वो दिखाई देता था। या इस बार जिस तरीके से बदायूं में शिवपाल सिंह यादव ने एक रणनीति बनाई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने परिवार के एक रणनीतिकार को भेजा है प्रभारी बनाकर, तो वो उस सीट को कितना कायम रख पाते हैं। और वो लालजी वर्मा जो कि बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए, उनकी सीट मानी जाती, 2 बार से वो विधायक रहे थे, अब वो सांसद हो गए हैं। और ऐसे में वो व्यक्तिगत सीट ज्यादा है, क्योंकि एक बार वो बसपा से विधायक थे, एक बार समाजवादी पार्टी से विधायक थे, विधायक वही बने, तो उनके भी व्यक्तिगत वोटर है। तो दूसरी सीट जो है वो बड़ी मुश्किल, वो कटेरी भी है। वरुण, माफ कीजिएगा मैं एक सीट अतिरिक्त चर्चा कर गया आपके सवाल से, लेकिन मुझे लगा कि जरूरी है। उत्कर्ष, खबरें ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी ने चुनावों के लिए प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाएगी। इसको लेकर क्या इनपुट हैं आपके पास? और एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या विधानसभा उपचुनावों में ये रणनीति काम करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनावों में ऑलरेडी इस पर काम किया जा चुका है और अब विधानसभा चुनाव में इसको अपनाया जा रहा है। चूंकि विधानसभा चुनाव को ये माना जाता है कि ये राज्य स्तर के चुनाव हैं, बहुत ज्यादा राष्ट्रीय स्तर की यहाँ बातें नहीं होती हैं। तो क्या ये रणनीति संविधान की, आरक्षण की, ये काम करेगी? देखिए, काम करेगी या नहीं करेगी ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि रणनीति काम करेगी। और आप समाजवादी पार्टी इस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहती है को एक दो स्टेप से समझिए। शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आरक्षण में रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, और उन्होंने कहा था कि देखिए कोई नहीं बोल रहा, और ठीक 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी की ओर से उस पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि पार्टी का क्या स्टैंड है। ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर चुनावों में जाएंगे। ये इनपुट जो है वो इसलिए भी हमको, हम ये कह सकते हैं कि मजबूत इनपुट है। जो हम बात बता रहे हैं, जानकारी जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को, वो इसलिए सही है क्योंकि वो दिखता है, उन्होंने लिखा है। पहली बात, एक और नारा समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक बैठक में दिया गया है, वो बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी स्ट्रेटेजी की आप कॉपी तो मत कहिए, लेकिन वो एक लगता है कि उसी नक्शे कदम पर है। समाजवादी पार्टी ने एक बूथ पर 5 यूथ की एक रणनीति बनाई है। 5 युवा एक एक बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे, लोगों से मिलना, फीडबैक देना, वोटरों को बूथ तक पहुंचाना, उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करना, पार्टी की रणनीति को लोगों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी 5-5 युवाओं की रहेगी और हर एक बूथ पर ऐसे 5 युवाओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कुछ एक चुनाव पहले, मतलब सालों पहले आप कह सकते हैं कि कुछ एक चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बूथ पर 10 यूथ की रणनीति बनाई थी, और अब ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी उस रणनीति को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनाने जा रही है। तो एक तो दो आपने कहा कि आरक्षण, संविधान, ये कोर मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। इसके काउंटर में एक बूथ पर 5 बूथ वाली रणनीति है। भाजपा का एक काउंटर तैयार है। इस बार भाजपा को साफ निर्देश है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर दिए, भाजपा की अंदरूनी बैठकों में तय हुआ है कि काउंटर नैरेटिव भाजपा बहुत तेज, बहुत स्ट्रांगली और बहुत आक्रामक तरीके से लेकर आएगी। मतलब ये होगा कि जब जब ऐसा लगेगा कि कोई बात जो इसमें तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, भाजपा उसका काउंटर करके आपको एकजुट होकर दिखाई देगी इस बार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।